हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिकली सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या एक्जैक्टली डिफरेंस होता है हमने वो बताया था। आपको याद होगा हमने सबसे मेन डिफरेंस सेल वॉल ही बताई थी कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। याद है आपको दोस्तों? तो चलिए आज हम सेल वॉल के बारे में स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल वॉल का कंपोजिशन कैसे होता है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल वॉल होती क्या है और सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे चल के आप प्राइमरी सेल वॉल के बारे में देखेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल देखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सेल प्लेट क्या होती है, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है, हर एक चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली हेडिंग आपको लिखनी है सेल वॉल। सेल वॉल एग्जैक्टली होती क्या है दोस्तों? जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। जब हमने आपको स्ट्रक्चर्स बताया था, अगर आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स का भी स्ट्रक्चर याद होगा, तो हमने सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी, फिर हमने सेल वॉल बनाया था और लास्ट में ग्लाइकोकैलिक्स बनाया था। दोस्तों, जो सेल वॉल होती है उसी के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। हमने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस बताया था, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन एक जगह ऐसी है दोस्तों जहाँ प्लांट सेल में भी अब्सेंट होती है। प्लांट्स के जो गैमेट्स होते हैं वहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब आपको आइडिया लग जाएगा होगा कि क्यों अब्सेंट होती है प्लांट सेल में सेल वॉल। क्योंकि दोस्तों जो प्लांट के जो गैमेट्स होते हैं उसमें एग्जैक्टली अब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है प्लांट के जो गैमेट्स होते हैं उनको आगे चल के पार्टिसिपेट करना है रिप्रोडक्शन में, यानी उनको फ्यूज़न करना है। जब भी कोई चीज़ फ्यूज़ होगी, आप खुद सोचो, अगर किसी चीज़ को फ्यूज़न करना हो तो क्या वो रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? रिजिड नहीं होनी चाहिए। हमें पता है दोस्तों जो सेल वॉल होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इसीलिए यस स्टूडेंट्स, इसीलिए जो प्लांट्स के गैमेट्स होते हैं वहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सेल वॉल कहाँ पे अब्सेंट होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होती है और गैमेट ऑफ प्लांट सेल में अब्सेंट होती है। सो ध्यान से रखना, ध्यान से लिखते चलिए दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल एंड गैमेट ऑफ प्लांट सेल। यस स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स में अब्सेंट होगी, एनिमल के सेल में अब्सेंट होगी और प्लांट्स के जो गैमेट्स होते हैं वहां पर भी अब्सेंट होती है। दूसरे इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, जो प्लांट सेल होती है वो कैसी होती है? प्लांट सेल जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आपको याद होगा जब हमने यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, यूकैरियोटिक का जो एक हमने चार्ट बनवाया था स्ट्रक्चर्स का, उसमें सबसे पहले हमने बताया था कि जो सेल होती है यूकैरियोटिक की वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन लिविंग पार्ट, दूसरा होता है पार्शियली लिविंग पार्ट और तीसरा होता है लिविंग पार्ट, जिसको हमने प्रोटोप्लाज्मिक कहा था। याद आ रहा है दोस्तों? उसका जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है, हमने कहा था ये परमिएबल होता है, राइट? याद आ रहा है? हमने सेल वॉल भी लिखा था। तो उसी सेल वॉल स्ट्रक्चर की स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सेल वॉल कैसी होती है दोस्तों? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। यस एग्जैक्टली। परमिएबल होती है? नहीं होती, परमिएबल होती है। तो ये परमिएबल होती है, ध्यान रखना दोस्तों, टोटली परमिएबल होती है, याद रखना। सो रिजिड कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, ये तो आउटर मोस्ट, ये प्लांट में भी देखने को मिलती है, फंगस में भी देखने को मिलती है और एल्गी में भी देखने को मिलती है। तो हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता देते हैं कैसी लेयर है। इट इज़ आउटर मोस्ट, इट इज़ आउटर मोस्ट। ध्यान रखना, सबसे बाहर वाली होती है लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। कैसी होती है दोस्तों? नॉन लिविंग। अभी हमने आपको बताया ये नॉन लिविंग होती है। परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है? परमिएबल होती है दोस्तों, टोटली परमिएबल होती है। रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है? रिजिड होती है। सो रिजिड कवरिंग ऑफ प्लांट, फंगल एंड अल्गल सेल्स। यस स्टूडेंट्स, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो प्लांट सेल होती है, चाहे फंगल सेल होती है, चाहे अल्गल सेल होती है, सभी में ये आउटर मोस्ट होती है, नॉन लिविंग होती है, परमिएबल होती है और रिजिड कवरिंग होती है। तो ये ध्यान रखना, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगर हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें
तो इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है। आपको याद होगा जब हमने पहला लेक्चर बताया था, तो आपको याद होगा हमने बताया था सेल की डिस्कवरी किसने की थी। यस स्टूडेंट, सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपको ये भी याद होगा तो रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे स्टडी कर रहे थे, स्पेनिश ओक ट्री की स्टडी कर रहे थे। और स्पेनिश एक ओक ट्री की जो उसने देखा था, उनको कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, या फिर ऐसे भी कह सकते हो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखे थे। और उन्हीं को उन्होंने सेल किया था, सेल कहा था। और बाद में हमें जल के क्या पता चला दोस्तों कि एग्जैक्टली जो बता रहे थे वो क्या थी, सेल वॉल ही थी। तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने की, रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने की। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सीन बाय, सबसे पहले देखने वाले कौन थे, फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक वही साइंटिस्ट है दोस्तों जिन्होंने सेल के डिस्कवरी की। तो आपको ध्यान रखना ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगर हम बात करें दोस्तों इसके फंक्शन की, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये रिजिड होती है। रिजिड होती है तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करता है, और ये प्रोटेक्शन भी करता है। तो ध्यान रखना, इट प्रोवाइड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट प्रोवाइड rigidity, shape and protection। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको, टू द सेल। सो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेल वॉल के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होना चाहिए, राइट। अब दोस्तों बेसिकली सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, हम उसको आपको बताते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं पहले। अब आप ध्यान से समझते चलिए एक्चुअली सेल वॉल कैसी बनी होती है। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपके सबके यहाँ जो आपका घर होता है, आप घर की दीवार आप एग्जैक्टली जब बनते हुए आपने देखा होगा, प्लास्टर होने से पहले जब आप आपके घर की दीवार देखोगे बनते हुए, तो एग्जैक्टली बनती कहती है, सबसे पहले ईंटें रखी जाती है और बीच बीच में सीमेंट को डाला जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे घर की दीवार बनती है, राइट। एग्जैक्टली सेम इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो सेल वॉल से। सेल वॉल भी दोस्तों एक तरह से ऐसे ही बनती है। इसमें क्या होता है सेल वॉल में दोस्तों, इसमें सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। जो मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं दोस्तों उनको हम ईंटें कह सकते हैं। जो ईंटें होती है इसमें सेल वॉल की मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। और इसमें सीमेंट होती है। सीमेंट दोस्तों हेमिसेलुलोज भी हो सकती है, पेक्टिन भी हो सकते हैं, और लिग्निन भी हो सकते हैं। तो उसके सीमेंट में ये रखे हुए होते हैं। इस तरीके से सेल वॉल बनती है। तो दोस्तों ये सेल वॉल में हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल वॉल कैसी बनी होती है, एल्गी की सेल वॉल कैसी बनी होती है, और फंगस की सेल वॉल। हमने 3 सेल यहाँ पे लिखा था, तीनों सेल के बारे में आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं दोस्तों। प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन कैसे होता है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल्स होंगे, और मैट्रिक्स में दोस्तों क्या होगा, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन होगा। सो इसमें क्या होगा, सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स। दोस्तों ये सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स वही हैं जो इसमें ईंटे का काम करती हैं। तो सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स ईंट हो गई इन मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स मतलब जो सीमेंट का काम करती है बीच में, इन मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, और लिग्निन हो गया। तो ध्यान रखना, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एक्सेट्रा। तो दोस्तों ध्यान रखना ये सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं ईंटे का काम करती हैं, उनके मैट्रिक्स में यानी सीमेंट का काम करते हैं हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, राइट। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करें, ये तो हमने आपको प्लांट सेल वॉल के बारे में बता दिया। अगर हम बात करें अलगल सेल वॉल के बारे में, अलगल सेल वॉल। अब दोस्तों एग्जैक्टली अलगल सेल वॉल किसकी बनी होती है दोस्तों, इसमें भी सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल्स ही होते हैं। अलगल सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे भी सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, बस मैट्रिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी इसके मैट्रिक्स में भी हेमीसेलुलोज होता है और पेक्टिन होता है, लेकिन 2 चीज़ें चेंज हो जाती है, गैलेक्टेंस और मैनेंस भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें हेमीसेलुलोज होता है, ध्यान रखना दोस्तों, हेमीसेलुलोज भी होता है और पेक्टिन भी होता है। इसमें लिग्निन नहीं होता। तो ध्यान रखना, सेलुलोज
मैक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स इन मैट्रिक्स ऑफ, किसके मैट्रिक्स में होते हैं दोस्तों ये? हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस। दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो ये हमने बता दिया आपको एल्गी के सेल वॉल के बारे में। तो एल्गी के सेल वॉल में सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स की ईंटें होती है और हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गैलेक्टेंस और मैनेंस के क्या होते हैं? सीमेंट होती है। लास्ट अगर हम तीसरे की बात करें तो फंगल सेल वॉल की बात करते हैं दोस्तों। फंगल सेल वॉल, अगर हम स्टूडेंट्स फंगल सेल वॉल की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, फंगल में सेलुलोज तो होता है लेकिन सेलुलोज की जो क्वांटिटी होती है वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है 10%, और 90% इसमें दोस्तों काइटिन देखने को मिलता है। तो जो ईंटें होती हैं यहाँ पे ईंटें काइटिन की 90% हो जाती है और जो सेलुलोज होते हैं वो 10% होते हैं। बाकी इसमें भी हेमीसेलुलोज और पेक्टिन देखने को मिलते हैं एज अ मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसमें भी हम काइटिन, काइटिन कितना होता है दोस्तों? ऑलमोस्ट 90% होता है काइटिन प्लस सेलुलोज, सेलुलोज कितना होता है दोस्तों? इसमें 10% सेलुलोज होता है इन मैट्रिक्स ऑफ, इन मैट्रिक्स ऑफ वही सेलुलोज और सॉरी हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सो इस तरीके से आपको दोस्तों हमने प्लांट सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में बता दिया, एल्गल सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में बता दिया और फंगल सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। अब हम आपको बताएंगे कि सेल वॉल बेसिकली किसकी बनी होती है, ये हमने बता दिया। अब हम आपको बेसिकली बताएंगे सेल वॉल कैसे बनती है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कैसे बनती है अब हम आपको समझाते हैं। इसको पहले हम रफ करते हैं। सेल वॉल बेसिकली जो होती है दोस्तों किस तरीके से बनती है, ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने सेल डिवीजन का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, यस। जैसे जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, आप ध्यान से समझिए। देखो दोस्तों, सपोज ये सेल है, सपोज ये सेल है, ये रही सेल। ये दोस्तों जब सेल है तो सेल का जब डिवीजन होगा तो इस सेल में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस इस तरफ और एक न्यूक्लियस इस तरफ। ऐसे सेल में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, राइट। अब आपको पता होगा दोस्तों सेल का जब डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में इसको डिटेल में समझाया जाएगा, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जब बनता है दोस्तों ऐसे खींचे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को ऐसे खींचते हैं। ये सेल डिवीजन के समय में होता है, यूँ कह लो एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, राइट। तो जब खींचे जाते हैं दोस्तों स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बने होते हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और जब ये खींचे जाते हैं तो इसके कुछ रेमिनेंट्स, इसके कुछ पार्ट टूटते हैं और वो जो पार्ट टूटते हैं दोस्तों वो आके यहाँ सेंटर में ऐसे अरेंज्ड हो जाते हैं, ऐसे सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपको सेल प्लेट समझ में आ जाएगी, एग्जैक्टली सेल प्लेट क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझते चलिए दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने आपको याद होगा जब हम प्लांट सेल के बारे में बता रहे थे, हमने आपको गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था। जो गोल्जी बॉडी जो होती है दोस्तों उसको प्लांट में हम डिक्टायोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टायोजोम। और यही गोल्जी बॉडी बाद में यहाँ पे आके बीच बीच में ऐसे गोल्जी बॉडी अरेंज हो जाती है, ऐसे इस तरीके से इसके बीच में ऐसे गोल्जी बॉडी आके दोस्तों अरेंज हो जाएगी इस तरीके से। ध्यान से समझते चलिए दोस्तों क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो रिमिनेंट्स होते हैं स्पिंडल फाइबर के, जो रिमिनेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो टूटते हैं और आके सेंटर में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। और बाद में जो गोल्जी बॉडी होती है दोस्तों वो आके बीच में ऐसे डिक्टायोजोम जिसको कहते हैं, ध्यान रखना प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके ऐसे सेंटर में अरेंज हो जाती हैं। इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट।
फ्रैग्मोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर्स टूट के अरेंज होते हैं इनको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। दोस्तों फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं? रिमेनेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये होते क्या है? रिमेनेंट्स होते हैं। किसके रिमेनेंट्स होते हैं? रिमेनेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। सो ये रिमेनेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, स्पिंडल फाइबर के रिमेनेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया। दूसरा देखो ध्यान से, अब होगा क्या इसमें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा स्ट्रक्चर्स में? अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे बनेगी दोस्तों सेल प्लेट बनेगी। सेल प्लेट क्या होती है दोस्तों? अब एग्जैक्टली क्या होगा इस स्ट्रक्चर्स में, ध्यान से समझिए। सेल प्लेट कैसे बन रही है? इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हो गया दोस्तों। इस स्ट्रक्चर्स में हमने आपको बता दिया सबसे पहले फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा। ये दो न्यूक्लियस बन गए इस तरीके से, दो सेल डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे बीच बीच में ऐसे क्या आ जाएंगे दोस्तों? ये क्या है बोलो? यस, ये फ्रैग्मोप्लास्ट है। और इन फ्रैग्मोप्लास्ट के बीच में दोस्तों क्या अरेंज हो जाएगी? बोलो, डिक्टायोसोम। तो यहाँ पे डिक्टायोसोम्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। डिक्टायोसोम आ गए। अब एग्जैक्टली यहाँ पे दोस्तों ये जो दोनों अब अलग अलग सेल बनने जो न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे होगा क्या? इस तरफ से भी और इस तरफ से पेक्टिन का सिक्रेशन होगा। किसका दोस्तों? पेक्टिन का, प्योर पेक्टिन। और वो पेक्टिन का जो सिक्रेशन होगा वो पेक्टिन आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। ध्यान से समझिए दोस्तों, इस तरीके से पेक्टिन का डिपोजिशन होगा। ऐसे दोस्तों पेक्टिन आके डिपॉजिट हो जाएगी। और जब ये पेक्टिन आके डिपॉजिट हो जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को हम सेल प्लेट कहने लगते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेल प्लेट। और सेल प्लेट कब बनता है? जब प्योर पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है दोस्तों? प्योर पेक्टिन। यहाँ पे प्योर पेक्टिन आके डिपोजिट हो जाता है तो स्ट्रक्चर बन जाता है सेल प्लेट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब देखो ये सेल प्लेट बनी, अभी हम मिडल लैमेला बना के बताएंगे आपको मिडल लैमेला क्या होता है दोस्तों। इतना सा स्ट्रक्चर हमें लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। अब आप आगे देखो, ये रहा नेक्स्ट स्टेप। ये हमने बना दी आपकी सेल। इस सेल में अगर आप डिटेल में देखोगे दोस्तों, ये रहा, ये है, ये रही एक सेल, ये रही एक दूसरी सेल। आप इसको इस तरीके से, ये सेल ए है, सेल बी है, बीच बीच में आके अरेंज हुए थे फ्रैग्मोप्लास्ट, याद है? इन फ्रैग्मोप्लास्ट के बीच में क्या आके अरेंज हुई थी दोस्तों? डिक्टायोसोम। ये डिक्टायोसोम ने बना दिया। इस तरीके से डिक्टायोसोम यहाँ पे अरेंज होते हैं, राइट। इस तरीके से डिक्टायोसोम। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था यहाँ पे आके पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगी सेल प्लेट। तो अभी तक तो हमने आपको ये कहानी बता दी कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अब इसमें होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस आके डिपॉजिट होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट आके डिपॉजिट होगा। तो इसमें पूरे के पूरे ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट डिपॉजिट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट डिपॉजिट हो जाएंगे। जी रहा। तो इस स्ट्रक्चर से जब इस स्ट्रक्चर पे आप जाओगे, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे आप जाओगे तो इसमें किसको ऐड किया जाता है दोस्तों? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इसमें आके डिपॉजिट होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, नाउ लिसन केयरफुली गाइस, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। तो याद रखना दोस्तों, इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला का फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ की डिपॉजिट होंगे? कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। या स्टूडेंट्स, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन होगा तो ये दो सेल बन जाएंगी। और दो सेल के बीच में क्या आ गया? मिडल लैमेला,
राइट दोस्तों, तो किस तरीके से बनती है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मिडल लैमेला सेल वॉल का कौन सा पार्ट है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मिडल लैमेला सेल वॉल की पार्ट नहीं होती है, दोनों सेल वॉल के बीच की सीमेंटिंग लेयर होती है। अभी हम आपको लिखा देंगे एग्जैक्टली मिडल लैमेला होती क्या है इसके बारे में। तो फिलहाल आपको ये चीज़ें, ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना दोस्तों कि सेल वॉल का फॉर्मेशन, अब यही मिडल लैमेला के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अभी हम उसको स्ट्रक्चर्स को भी आगे डिटेल में बताएंगे, उसके पहले हम मिडल लैमेला के बारे में दोस्तों लिख लेते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये सेल है, सेल जब डिवीजन फेज में जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद जो रिमेनेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, स्पिंडल फाइबर के माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो मेरे रिमेनेंट्स होते हैं, वो सेंटर में आके ऐसे अरेंज हो जाते हैं। बीच बीच में गोल्जी बॉडी यानी डिक्टायोसोम आके इसमें फिलअप कर देगी। उसके बाद इसमें प्योर पेक्टिन का डिपोजिशन होगा। प्योर पेक्टिन का डिपोजिशन होगा तो उसको हम सेल प्लेट कहने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसी सेल प्लेट के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट डिपॉजिट हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम मिडल लैमेला कहने लगते हैं। तो आपको आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझाने जा रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखेंगे, धीरे धीरे आप लिखना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेल प्लेट से क्या बन रही है, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला कहाँ से बन रही है, सेल प्लेट से। और मिडल लैमेला से क्या बनेगा, सेल वॉल। तो दोस्तों प्रीकर्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल लैमेला का प्रीकर्सर क्या है, सेल प्लेट। सेल वॉल का प्रीकर्सर क्या है, मिडल लैमेला। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है और ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो फिलहाल अब हम आपको मिडल लैमेला के बारे में बताते हैं कि मिडल लैमेला एग्जैक्टली क्या होती है। मिडल लैमेला 2 सेल के बीच में 2 सेल के बीच को जोड़ने का काम करती है, यानी ये सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम आपको लिखवा देते हैं एग्जैक्टली मिडल लैमेला होती क्या है दोस्तों। तो लिखिए हेडिंग मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, अगर स्टूडेंट्स हम मिडल लैमेला की बात करें तो दोस्तों मिडल लैमेला क्या होती है, दो जो सेल्स होते हैं, 2 सेल्स जो होते हैं, दोनों एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। तो ये होती क्या है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लांट सेल। दोस्तों ये 2 एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में क्या होती है, सीमेंटिंग लेयर होती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बनती कब है मिडल लैमेला, तो मिडल लैमेला बनती है एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के एंड में ये बनती है मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला बेसिकली होती क्या है दोस्तों, सो सीमेंटिंग लेयर होती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सीमेंटिंग लेयर होती है 2 एडजेसेंट प्लांट सेल के बारे में। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जाए दोस्तों कि मिडल लैमेला बनी किसकी होती है, तो मिडल लैमेला जो होती है मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। किसकी बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। दोस्तों ध्यान रखना कैल्शियम पेक्टेट 90% होता है एंड मैग्नीशियम पेक्टेट ये ऑलमोस्ट 10% होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मिडल लैमेला होती है वो किसकी बनी होती है, पहला ऑप्शन कैल्शियम पेक्टेट, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम पेक्टेट, तीसरा ऑप्शन बोथ, तो आपका आंसर होगा बोथ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिडल लैमेला किसकी बनती होती है, पहला ऑप्शन कैल्शियम पेक्टेट, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम पेक्टेट, तीसरा और कोई ऑप्शन है, चौथा और कोई ऑप्शन है, यानी बोथ का ऑप्शन अगर नहीं है तो आपका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम पेक्टेट, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है 90%, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किसकी प्रीकर्सर होती है, प्रीकर्सर इज सेल प्लेट। मिडल लैमेला का प्रीकर्सर कौन है, सेल प्लेट। तो मिडल लैमेला का प्रीकर्सर कौन है, सेल प्लेट, यानी सेल प्लेट से क्या बनती है, मिडल लैमेला। सो प्रीकर्सर इज सेल प्लेट। सेल प्लेट से दोस्तों प्रीकर्सर इज सेल प्लेट। सेल प्लेट जो होती है दोस्तों वो प्योर पेक्टिन की बनी होती है, हमने आपको बताया था। तो ये सेल प्लेट जो होता है
इसका प्रीकर्सर होता है। किसका प्रीकर्सर होता है? प्रीकर्सर होता है मिडल लैमेला का। और मिडल लैमेला खुद किसकी प्रीकर्सर होती है? इट इज प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। यस स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। इट इज प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। तो ये मिडल लैमेला जो होती है, ये इससे क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। तो ध्यान रखना, सेल वॉल, ये सेल वॉल कैसे बनेगी? तो सेल वॉल जो होती है, ध्यान रखना, सेल वॉल मटेरियल जो होता है वो लेट डाउन करेगा किसमें? मिडल लैमेला। सेल वॉल मटेरियल मिडल लैमेला के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सेल वॉल मटेरियल, ऐसे लिख, दैट इज मटेरियल लेट डाउन अपॉन मिडल लैमेला। तो जो मटेरियल है दोस्तों, तो सेल वॉल मटेरियल जो है, हमने यहाँ पे सेल वॉल लिख दिया, ध्यान रखना। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सेल वॉल मटेरियल लेट डाउन अपॉन मिडल लैमेला। तो यहाँ पे द प्रीकर्सर जो होता है ये इसका सेल वॉल होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल प्लेट जो होती है, सेल प्लेट से क्या बनती है? सेल प्लेट के ऊपर किसका डिपोजिशन होता है? तो मिडल लैमेला बन जाती है। सेल प्लेट कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, उसके बाद मिडल लैमेला से क्या बन जाता है दोस्तों? सेल वॉल बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, फ्रूट्स जो होते हैं वो पकने के बाद सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। तो दोस्तों फ्रूट्स जो होते हैं पकने के बाद सॉफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी मिडल लैमेला डिजॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी मिडल लैमेला, जो हमने अभी स्ट्रक्चर्स बताया, उनकी मिडल लैमेला डिजॉल्व हो जाती है। और मिडल लैमेला को डिजॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेक्टिनेज एंजाइम। तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम आप यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? फ्रूट। तो फ्रूट जो होता है सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। सो फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। दोस्तों ये मिडल लैमेला यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, इसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। और मिडल लैमेला को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम क्या होता है? पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम, दोस्तों इस एंजाइम का नाम भी ध्यान रखना। पेक्टिनेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है। और अगर मिडल लैमेला को उसने डिसॉल्व कर दिया तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? वो लूज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब जो फ्रूट्स पक जाते हैं, फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है। फ्रूट बिकम सॉफ्ट, कब सॉफ्ट होते हैं? आफ्टर राइपनिंग, ये भी ध्यान रखना, आफ्टर राइपनिंग, यानी जब वो पक जाते हैं तो फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। तो इतना स्ट्रक्चर आपको मिडल लैमेला के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है, उसको स्ट्रक्चर्स में हम आपको समझाने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको हम रफ करते हैं, ध्यान से समझिए। मिडल लैमेला, तो दोस्तों हमने मिडल लैमेला कंप्लीट कर दिया। आप मिडल लैमेला को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मिडल लैमेला क्या होती है दोस्तों? दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम कितना होता है दोस्तों? 90% होता है। मैग्नीशियम कितना होता है? बोलो 10% होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में मैग्नीशियम नहीं दिया तो आपको कैल्शियम लगा के आना है। कितना होता है? कैल्शियम 90%। तो कैल्शियम पेक्टेट दोस्तों 90% होता है, राइट। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के बारे में। सेल वॉल फॉर्मेशन दोस्तों ये एग्जैक्टली उसी डायग्राम के आगे का डायग्राम है, बस आपको इस डायग्राम को कंटिन्यू करना है। अगर हम सेल वॉल की बात करें दोस्तों, तो पहला मेन स्ट्रक्चर जो होता है हम आपको पहले ऐसे बना देते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ था, बस उसको आपको ध्यान रखना है। ये रही सेल, राइट, ये हो गई सेल। अगर सेल की बात करें दोस्तों, हमने बताया था ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गया। हमने मान लिया ये सेल ए है और ये सेल बी है। हमने आपको बताया था यहाँ बीच बीच में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रैग्मोप्लास्ट कहा था, याद आ रहा है। फिर फ्रैग्मोप्लास्ट के बाद हमने आपको बताया था इसके बीच बीच में कौन आके डिपॉजिट हो जाता है? गोल्जी बॉडी, जिसको हम डिक्टायोजोम कहते हैं। याद है? याद आ रहा है दोस्तों?
अभी हम मिडल लैमेला बना रहे हैं, उसके बाद हम बनाएंगे सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके चारों तरफ आके कौन डिपॉजिट हो जाता है, बोलो, पेक्टिन, प्योर पेक्टिन। और फिर फाइनली इसके ऊपर डिपोजिशन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने स्ट्रक्चर्स बना लिया था। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स हमने बनाया था मिडल लैमेला का। इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, मिडल लैमेला जो होती है, इसके बाद मिडल लैमेला के बाद फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेल वॉल का। किसका प्राइमरी फॉर्मेशन होता है दोस्तों, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इसके इस तरफ बनती है, ऐसे, इस सेल में इस तरफ और इस सेल में इस तरफ। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर्स बना अभी हमने जो बनाया, ये है प्राइमरी सेल वॉल। अब आप ये हमें बताइए दोस्तों कि प्राइमरी सेल वॉल रिजिड होगी या फिर फ्लेक्सिबल होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात बोलो, इसको हम कहेंगे दोस्तों प्राइमरी सेल वॉल। आप बताओ प्राइमरी सेल वॉल रिजिड होगी या फिर फ्लेक्सिबल होगी। दोस्तों ये प्राइमरी सेल वॉल तब बनती है जब सेल इमैच्योर होती है, यानी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है तभी बन जाती है मिडल लैमेला। उसके बाद होता है प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन। अब आप ये बताओ, ये सेल तब बन रही है जब ये प्राइमरी सेल वॉल तब बन रही है जब सेल कैसी है, इमैच्योर है। और अगर इमैच्योर सेल है तो क्या हम इसको रिजिड बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर रिजिड बनाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सेल प्राइमरी सेल वॉल जो बनती है दोस्तों, ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और फ्लेक्सिबल के लिए कौन सी शुगर रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, बोलो, फ्लेक्सिबल शुगर होती है और वो होती है पेक्टिन। तो ये जो होती है प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली किसकी बनी होती है दोस्तों, पेक्टिन की। और ये एक तरह की फ्लेक्सिबल शुगर है। ध्यान रखना फ्लेक्सिबल शुगर है क्योंकि सेल इमेच्योर है और उसको ग्रोथ करना है। और अगर ग्रोथ करना है तो ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसीलिए सेल वॉल कैसी होती है दोस्तों, प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ध्यान रखना इस तरीके से, इधर से भी सिक्रेशन होते हैं, इस सेल से भी सिक्रेशन होते हैं और इस सेल से भी सिक्रेशन होते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें दोस्तों अगर सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल देखो हमने ये देखा, ये यूनिफॉर्म बनी प्राइमरी सेल वॉल, कहीं पे भी गैप नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें दोस्तों, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये यूनिफॉर्म नहीं बनती। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल लेयर में बनती है और ये यूनिफॉर्म भी नहीं बनती। तो सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे बनती है, इस तरीके से। राइट, सेकेंडरी, ये रही दोस्तों सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी हम इसको समझाएंगे सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है। इसमें जो सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं दोस्तों, वो 120 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं, इस तरीके से 120 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं। तो ध्यान रखना 120 डिग्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैक्रोफाइब्रिल्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। जैसा स्ट्रक्चर हमने इस तरह बनाया दोस्तों, इस तरह भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे, ये इस तरीके से, इस तरीके से। राइट, ये स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक, अगर हम दोस्तों प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, प्राइमरी सेल वॉल तो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर में बनती है, S1, S2 और S3। ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम कहेंगे S1, इसको कहेंगे S2 और इस वाली लेयर को कहेंगे S3। यहाँ पे भी एग्जैक्टली कैसे होगा, S1, S2 और S3। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि S1 किसके पास में होती है, S2 कहाँ होती है, S3 कहाँ होती है। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो कौन पहले पड़ेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो कौन लेयर पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से सेल वॉल बनती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल बन गई जिसमें माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे नहीं बनाया दोस्तों, सेम एग्जैक्टली ऐसे नीचे भी होगा अरेंजमेंट। तो माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होनी चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बोलो। यस, रिजिड होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी सेल वॉल जब बनती है जब सेल मैच्योर हो जाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसकी शुगर कैसी होती है दोस्तों, उसकी शुगर जो होती है वो रिजिड होती है। और रिजिड शुगर कौन सी होती है आपको पता होगा, लिग्निन। कौन सी दोस्तों, लिग्निन। ये रहा लिग्निन। और लिग्निन कैसी होती है, रिजिड।
लिग्निन दोस्तों रिजिड शुगर होती है। तो इस तरीके से हमने आपको प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम बाहर निकालते हैं, आपको एंगल बता देते हैं, सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में 120 डिग्री एंगल कैसे होता है वो हम समझा देते हैं आपको। ध्यान से समझिए इस तरीके से दोस्तों, ये रहा, अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये रहा S1, ये रहा S2 और ये रहा S3। ये S1 है, ये S2 है और S3, इसी तीनों सेकेंडरी सेल वॉल की जो पैटर्न है, जो लेयर्स है, उसको हमने यहाँ पे बना दिया S1, S2 और S3 दोस्तों, इस तरीके से। इस तरीके से आप इसमें और थोड़ा अंदर कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो दो सेल के बीच में जो एंगल है, सॉरी दो लेयर के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये जो एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री, और ये बेसिकली है क्या, सेलुलोज मैक्रो फाइब्रिल्स, ये हैं सेलुलोज के मैक्रो फाइब्रिल्स। तो इस तरीके से दोस्तों सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने आपको बता दिया कि सेल वॉल कैसी बनती है, प्राइमरी सेल वॉल कैसी बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल कैसी बनती है, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में एक कंपैरिजन, जो भी हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट उसको एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन करके लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के टेबुलर फॉर्म में हम जो पढ़े हैं उसको डिटेल में लिख लेते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें प्राइमरी सेल वॉल में मिलती है और क्या क्या चीज़ें सेकेंडरी सेल वॉल में मिलती है, राइट। तो एक कॉलम में आपको प्राइमरी सेल लिखना है, दूसरी कॉलम में आपको सेकेंडरी सेल लिखना है। तो हम प्राइमरी सेल, एक तरफ प्राइमरी सेल लिखेंगे, दूसरी तरफ सेकेंडरी सेल लिखेंगे। तो इस तरीके, इस तरफ आप लिख दीजिए दोस्तों प्राइमरी सेल, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है वो हम पूरा डिफरेंट स्टडी करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में, तो आप ये बताओ प्राइमरी सेल के ऊपर प्राइमरी सेल जो होता है किसके ऊपर, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर कौन आता है, प्राइमरी सेल किसके ऊपर बनती है, प्राइमरी सेल किसके ऊपर बनती है और सेकेंडरी सेल किसके ऊपर बनती है। तो दोस्तों प्राइमरी सेल बनती है मिडल लैमेला के ऊपर। हमने आपको बताया था मिडल लैमेला जो होता है उसके ऊपर कौन आ जाता है, प्राइमरी सेल बनती है। तो प्राइमरी सेल कहाँ बनती है, लेड डाउन अपॉन मिडल लैमेला। दोस्तों प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो कहाँ बनती है, प्राइमरी सेल में, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ बनती है, मिडल लैमेला। प्राइमरी सेल नहीं दोस्तों, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं और ये सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी की बात करते हैं तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है मिडल लैमेला के ऊपर बनती है, और अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर बनती है। तो लेट डाउन अपॉन प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो कहाँ बनती है दोस्तों, प्राइमरी वॉल पे बनती है। सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है, प्राइमरी वॉल के बनती है। आपको याद होगा जो हमने बताया था प्राइमरी सेल कब बनती है, प्राइमरी सेल पहले बनती है या बाद में बनती है, जब सेल इमैच्योर होती है तब प्राइमरी सेल बनती है, और जब सेल इमैच्योर नहीं होती यानी जब सेल मैच्योर हो जाती है तब कौन बनती है, सेकेंडरी सेल बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेट डाउन अर्ली ये पहले बनती है, लेट डाउन अर्ली का मतलब कब, लेट डाउन अर्ली मतलब जब सेल इज यंग, जब सेल यंग होती है या फिर इमैच्योर होती है, जब सेल इमैच्योर होती है या फिर यंग होती है तब फॉर्मेशन होता है, तब ये लेट डाउन करती है कौन, प्राइमरी वॉल। अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये सेकेंडरी वॉल लेट में बनती है, लेट डाउन लेट, क्यों, जब सेल जब हो जाती है मैच्योर। तो लेट डाउन लेट सेल कब, जब सेल बिकम्स मैच्योर, जब सेल मैच्योर हो जाती है तब बनती है आपकी सेकेंडरी वॉल।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर हम दोस्तों कंपोजिशन की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेक्टिन होता है, इसलिए ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरा हमने बताया था इसके पास लिग्निन शुगर होता है, इसलिए ये रिजिड होती है। तो ध्यान रखना है, इसमें हम लिख सकते हैं कंटेन लिग्निन या फिर पेक्टिन, बोलो, कंटेन मोर पेक्टिन शुगर हैंस फ्लेक्सिबल। यस स्टूडेंट्स, इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेक्टिन शुगर होते हैं, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम इसकी बात करें तो कंटेन इसके पास क्या होगा, लिग्निन होगा या फिर पेक्टिन होगा। यस, कंटेन मोर लिग्निन हैंस रिजिड, इसलिए ये कैसी होती है स्ट्रक्चर्स, रिजिड होती है दोस्तों। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने आपको बता दिया। अगर हम दोस्तों बात करें चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों आप ये बताओ थिन कौन सी होगी और थिक कौन सी होगी। थिन होगी प्राइमरी वाली, क्योंकि प्राइमरी वाली एक ही लेयर में बनती है और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो 3 लेयर में बनती है। तो थिक कौन सा होगा, थिन हो गई, एक होती है, 2 होती है, 3 होती है, कितनी होती है, सिंगल लेयर होती है दोस्तों। ये होती है सिंगल लेयर, ये एक सिंगल लेयर होती है, थिन होती है, और ये सिंगल लेयर होती है। ये कैसी होती है दोस्तों, थिकर होती है। 1 2 3 कितनी लेयर होती है, मल्टीपल लेयर हम इसको कह सकते हैं। इसमें कैसी होती है, मल्टीपल लेयर, और आप ब्रैकेट में S1 S2 S3 लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 3 लेयर बनती है, S1 S2 और S3, राइट। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने बता दिया। अब 5वां इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम पढ़ेंगे, उसके पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे लिग्निन होता है और कहाँ पे पेक्टिन होता है। लिग्निन जो होती है एक रिजिड शुगर होती है, इसलिए उसको कहाँ बनना पड़ेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल हमें फ्लेक्सिबल चाहिए होती है। चलिए 5वें डिफरेंस की बात करते हैं दोस्तों। 4 डिफरेंस हमने बता दिया आपको। 5वां डिफरेंस की बात करें तो ये जो सेल होती है ये गैप फिलिंग मेथड से ग्रो करती है। जो प्राइमरी सेल होती है वो गैप फिलिंग मेथड से ग्रो करती है। हम आपको गैप फिलिंग मेथड क्या होता है, इसको इंटरसेप्शन मेथड भी कहते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखो ये जो सेल होती है दोस्तों ये इमेच्योर होती है, यानी सेल पहले ग्रो करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर ग्रो करेगी, यानी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती है गैप बढ़ता है, उसमें फिल हो जाता है किसका दोस्तों, जैसे ग्रो करती गैप बढ़ता है और फिल हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल बनती, फिर गैप बढ़ता है, फिर प्राइमरी सेल वॉल बनती, फिर गैप बढ़ता है, फिर प्राइमरी सेल वॉल बनती है। इसका मतलब इसको कहते हैं गैप फिलिंग मेथड से। तो ये ग्रो करती है बाय गैप फिलिंग मेथड। तो ध्यान रखना, ग्रो बाय गैप फिलिंग मेथड। गैप फिलिंग मेथड के थ्रू ये ग्रो करती है। इसी मेथड को हम इंटरसेप्शन मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, गैप फिलिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गैप फिलिंग मेथड के थ्रू ग्रो करती है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये ग्रो करती है लेयरिंग मेथड से। कैसे ग्रो करती है दोस्तों, लेयरिंग मेथड से ग्रो करती है, यानी इसकी एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो लेयर बनती है। तो ग्रो बाय लेयरिंग मेथड। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, इस लेयरिंग मेथड का दूसरा नाम है एक्रीशन मेथड भी कहते हैं। तो ये एक्रीशन मेथड के थ्रू ग्रो करे या फिर लेयरिंग मेथड के थ्रू ग्रो करे, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया जाता है 6। अब आप ये बताओ कि यूनिफॉर्म कौन सी होती है, प्राइमरी सेल यूनिफॉर्म होती है या फिर सेकेंडरी सेल यूनिफॉर्म होती है। दोस्तों प्राइमरी सेल यूनिफॉर्म होती है, प्राइमरी सेल ऐसे बनती है, लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है, बनती है फिर गैप होता है, फिर बनती है फिर गैप होता है, यानी कि सेकेंडरी सेल आपने देखा होगा यूनिफॉर्म नहीं होती। तो प्राइमरी सेल जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है और सेकेंडरी सेल जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें पैटर्न बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें डिपोजिशन कैसा होता है, डिपॉजिटेड यूनिफॉर्मली, और इसमें डिपोजिशन कैसा होता है, डिपॉजिटेड नॉन यूनिफॉर्मली।
डिपॉजिटेड नॉन यूनिफॉर्मली, इसमें नॉन यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होगा और इसकी वजह से इसमें बन जाता है क्रिएटिंग पैटर्न, क्रिएटिंग पैटर्न। तो दोस्तों इसमें पैटर्न बन जाता है। तो ये दोस्तों 6 डिफरेंस हमने प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बता दिया। दोस्तों एक यहाँ पे नोट मैं आपको लिखा देता हूँ, उस नोट को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। नॉर्मली दोस्तों प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल हमने स्टडी किया। इस प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल में, तो हमने कहा था प्राइमरी सेल होती है, सेकेंडरी सेल होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, कभी कभी टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। कभी कभी टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होती है और ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, और ये बने होते हैं जाइलेंस के। तो उस पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं। नोट क्या है स्टूडेंट्स? नोट ये है कि समटाइम्स टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट, sometimes tertiary wall present। दोस्तों कभी कभी टर्शरी वॉल प्रेजेंट होती है, और ध्यान रखना ये प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सभी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे उनके रेस्पेक्टिव चैप्टर में। अभी आप इतना समझिए कि जिम्नोस्पर्म बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उन कुछ बड़े बड़े उन पेड़ों में टर्शरी वॉल प्रेजेंट होती है। और हाँ, बनी किसकी होती है? मेड अप ऑफ जाइलेंस। तो दोस्तों ये जाइलेंस की बनी होती है। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल आपको डिटेल में बता दिया। एक स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड होता है दोस्तों, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल से ही रिलेटेड है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम करता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो दोस्तों अब हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में स्टडी करके आपको बताते हैं एग्जैक्टली प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। तो दोस्तों हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में स्टडी करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एग्जैक्टली क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस का जो ट्रांसफ़र करना होता है वो भी कौन करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा ही करते हैं। सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा, पहले हेडिंग लिखते हैं फिर हम समझाते हैं कि आपको प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा, पहले हम डायग्राम बताएंगे दोस्तों, इसका डायग्राम समझाएंगे आपको, उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा को देखा था। सो फर्स्ट सीन बाय स्ट्रॉसबर्गर। तो दोस्तों स्ट्रॉसबर्गर ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा को देखा था। अब एग्जैक्टली प्लाज्मोडेस्माटा होती क्या है पहले आप ध्यान से समझिए। अभी जो स्ट्रक्चर्स हमने आपको समझाया था सेम वही स्ट्रक्चर्स फिर से बनाएंगे, उन्हीं दोनों सेल के बीच में हम बनाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये एक डिवाइडिंग सेल है। आपको पता है जब ये सेल डिवाइड करेगी तो उसमें क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे दोस्तों। ये एक सेल और ये एक सेल। तो ये एक सेल मान लो बन गई और ये एक दूसरी सेल, आगे चलकर 2 सेल बनने वाली हैं, राइट। आपको हमने उस पिछला भी आपको रिवाइज कर देते हैं। जैसे सेल के डिवीजन में हमने आपको बताया था बीच बीच में क्या क्या अरेंज हो जाएगा, बोलो। बीच बीच में रेमिनेंट्स आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल्स को, उनको क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। और फिर बीच बीच में क्या क्या अरेंज हो जाएगी दोस्तों? डिक्टायोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से बीच बीच में डिक्टायोसोम या फिर गोल्जी बॉडी आके अरेंज हो जाएगी। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। डायरेक्ट भी हम वो बना सकते थे, लेकिन हम आपको फिर से रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से बना दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों प्योर पेक्टिन होती है, वो प्योर पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा। इसको हम क्या कहने लगेंगे दोस्तों? सेल प्लेट कहने लगेंगे, राइट। तो ये सेल प्लेट बन गई एग्जैक्टली। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयन का डिपोजिशन होगा, तो ये बन जाएगी मिडल लैमेला।
राइट स्टूडेंट्स, ये मिडल लैमेला बन गई। तो पहली चीज़ तो आपको मिडल लैमेला पता होना चाहिए। इसके बाद जब ये मिडल लैमेला बन गई थी दोस्तों, तो मिडल लैमेला के बाद हमने आपको बताया था इस तरफ, हमने कहा था इस तरफ ऐसे बन जाएगी आपकी प्राइमरी वॉल, इस तरफ भी ऐसे आपकी बन जाएगी प्राइमरी वॉल। तो दोस्तों ये बन गई आपकी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। मिडल लैमेला के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो गया? प्राइमरी वॉल। रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो प्राइमरी वॉल बन गई। अब दोस्तों आपको पता होगा प्राइमरी वॉल के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगी? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल कैसे बनेगी दोस्तों? इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे दोस्तों। इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं सो दैट कि हम अच्छे से बना सकें, राइट। इस तरीके से ऐसे बन गई आपकी सेकेंडरी वॉल, राइट। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो इस तरीके से सेकेंडरी वॉल बन गई। और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें अरेंजमेंट आप भूलिएगा नहीं, 120 डिग्री। सो 120 डिग्री का अरेंजमेंट इस तरीके से इसमें होता है। तो अरेंजमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, 120 डिग्री का अरेंजमेंट जो होता है इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अभी हम पिछला ही आपको रिवाइज करा रहे हैं दोस्तों, अभी हमने बनाया नहीं है कि एग्जैक्टली प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या है। इस तरह भी आप ऐसे बना दीजिएगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ सो दैट कि जल्दी हो जाए, राइट। तो ये बना दिया हमने सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। तो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल बन गए, दोनों के बीच में दोस्तों 120 डिग्री का एंगल है। अब आप ध्यान से देखिए, जो डेस्मोटिब्यूल्स का नाम सुना होगा आपने दोस्तों, डेस्मोटिब्यूल्स नहीं सुना? देखो आगे पढ़ के हम चलेंगे। कुछ ईआर के टिब्यूल्स होते हैं ऐसे, इस तरीके से ईआर के टिब्यूल्स होते हैं ऐसे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ईआर के कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल को पियर्स करते हुए ऐसे दोनों सेल में पहुंच जाते हैं, दोनों सेल में ऐसे ऐसे ईआर के ट्यूब्यूल्स। तो इनको हम बेसिकली डेस्मो ट्यूब्यूल्स कहते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? डेस्मो ट्यूब्यूल्स। ये होते हैं बेसिकली ईआर के ट्यूब्यूल्स होते हैं दोस्तों। ईआर के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इन्हीं ईआर के ट्यूब्यूल्स को हम डेस्मो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये पूरे को एक साथ मिला के हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा एग्जैक्टली क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेस्मो ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे डेस्मो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके कलेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो हमने आपको ध्यान से समझिए दोस्तों, हमने ये बता दिया ये क्या होती है? प्राइमरी वॉल। ये भी क्या है? प्राइमरी वॉल। ये क्या है? सेकेंडरी वॉल। तो ये और ये क्या है दोस्तों? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या है? प्राइमरी वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल क्या है? पहली सेल, दूसरी सेल, S1 S2, हमने सब चीज़ें आपको डिटेल में समझा दिया। अब प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बता दिया आपको। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम करते हैं, दो सेल के बीच को जोड़ने का काम करते हैं, सो दैट कि इस सेल से अगर उस सेल में कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करना हो तो आसानी से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो सके। तो अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से बना दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हमने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आपको बताया उसको हम लिखा देते हैं अच्छे से। सो दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा मैं रफ करने जा रहा हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा किसने सबसे पहले देखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने देखा था दोस्तों? बोलो। प्लाज्मोडेस्माटा को देखने वाले साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर। तो सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा को कहाँ किसने देखा था? स्ट्रॉसबर्गर ने। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा है क्या उसके बारे में हम लिख लेते हैं, समझा देते हैं आपको। तो ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम करते हैं। तो दे आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन टू प्लांट सेल। दो प्लांट सेल के बीच में ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के काम करते हैं। ध्यान रखना, दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के काम करते हैं। ध्यान रखना वो दोनों प्लांट सेल बिटवीन एडजेसेंट, ध्यान रखना ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं।
अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें होते क्या है दोस्तों, तो इसमें होते हैं डेस्मोट्यूब्यूल्स। डेस्मोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ईआर के ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ध्यान रखना, दे कंटेन व्हाट, डेस्मोट्यूब्यूल्स। दे कंटेन, इसमें होते क्या है, दे कंटेन डेस्मोट्यूब्यूल्स। डेस्मोट्यूब्यूल्स बेसिकली है क्या, ईआर के ट्यूब्यूल्स ही हैं। और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स करते क्या है दोस्तों, ये डेस्मोट्यूब्यूल्स पियर्स करते हैं। ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स हमने बताया, ये डेस्मोट्यूब्यूल्स पियर करते हैं प्राइमरी सेल वॉल को, प्राइमरी वॉल को पियर्स करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल, राइट। सो विच, आप यहाँ पे लिख सकते हो, विच पियर्स primary wall, which pierce primary wall and transport, उसके बाद हम लिखेंगे and transport substances across two adjacent cell। ध्यान रखना, across two adjacent cells इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो adjacent cells को बीच में होते हैं। तो it pierce प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस टू एडजेसेंट प्लांट सेल। तो दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को और इसमें होते हैं डेस्मोट्यूब्यूल्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हम आपको और बताने जा रहे हैं दोस्तों, एक होता है सिम्प्लास्ट और एक होता है एपोप्लास्ट। दोनों का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। सिम्प्लास्ट क्या होता है और एपोप्लास्ट क्या होता है। सिम्प्लास्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिम्प्लास्ट क्या होता है, आपको जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताया था, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होगा। इस स्ट्रक्चर्स में हमने बताया था बीच में होती है मिडल लैमिला, मिडल लैमिला के बाद यहाँ बनती है प्राइमरी वॉल, इस तरफ बन गई प्राइमरी वॉल। उसके बाद दोस्तों बनती है यहाँ पे सेकेंडरी वॉल, याद आ रहा है, ऐसे इस तरफ बनती है सेकेंडरी वॉल, ऐसे। तो दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सब्सटेंसेस ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस वाले, यानी कि जहाँ से एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में कनेक्शन होता है, इस वाले पार्ट को हम लिविंग कंटिनम कहते हैं, लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी। लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी इस पार्ट को कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, सेल सेकेंडरी सेल वॉल वाला पार्ट जो होता है, उसको हम लिविंग कंटिनम नहीं कहते हैं, नॉन लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी कहते हैं, तो उसको हम अपोप्लास्ट कहते हैं। तो सिम्प्लास्ट क्या होता है दोस्तों, लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी। लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी को हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। और नॉन लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी, यस स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग कंटिनम ऑफ प्लांट बॉडी को हम एपोप्लास्ट कहते हैं। सो दोस्तों ये वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से ऐसे, ये होता है सिम्प्लास्ट, और ये वाला जो यहाँ पे होता है इसको कहते हैं एपोप्लास्ट। तो प्लांट्स में दो कंटिनम होते हैं, एक लिविंग वाला और एक नॉन लिविंग वाला। लिविंग वाले को सिम्प्लास्ट कहते हैं, नॉन लिविंग वाले को एपोप्लास्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बेसिकली हमने सेल वॉल के बारे में बताया। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर देता हूँ। सेल वॉल के बारे में बताया। सेल वॉल हमने ये कहा कि सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट के गैमेट्स में एब्सेंट होती है। ये हमने आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। ये रिजिड होती है, ये शेप प्रोवाइड करती है। हमने फंक्शन के बारे में बताया। सबसे पहले देखने वाले सेल वॉल को जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने बताया, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। फिर दोस्तों सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने आपको सेल वॉल के फॉर्मेशन के बारे में बताया। प्लांट सेल जो होती है बेसिकली जब डिवाइड करती है तो जब से प्लांट सेल डिवाइड करती है तो जो रेमिनेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, स्पिंडल फाइबर के, वो के लाइंस में अरेंज हो जाते हैं। उनके बीच बीच में गोल्जी बॉडी आ जाती है जिसको हम डिक्टायोसोम कहते हैं। फिर उस पहले वाले स्ट्रक्चर को हमने फ्रैग्मोप्लास्ट कहा था। फिर यहाँ पे आके पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, उसको हम लोग सेल प्लेट करने लगते हैं। फिर बाद में उस सेल प्लेट से क्या बन जाती है, मिडल लैमेला। क्यों, जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट डिपॉजिट हो जाते हैं तो बन जाती है मिडल लैमेला। और इसी मिडल लैमेला से दोस्तों सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको प्रीकर्सर से मैंने बता दिया किसका प्रीकर्सर क्या होता है। फिर हमने आगे चल के आपको दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बता दिया कि एग्जैक्टली प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है। दोस्तों अगले आने वाले लेक्चर में हम
ये तो हमने पहले नॉन लिविंग वाला पढ़ लिया, जिसको हमने परमिएबल बताया था सेल वॉल। इसके बाद हमने पार्शियली लिविंग का स्ट्रक्चर बताया था उसमें, और पार्शियली लिविंग स्ट्रक्चर में हमने आपको वैक्यूल्स बताया था। वैक्यूल 2 पार्ट में बना होता है, एक उसकी मेम्ब्रेन होती है और एक सैप होता है उसका अंदर वाला पार्ट। तो मैंने मेम्ब्रेन को बताया था ये लिविंग होता है, अंदर वाला जो सेल का सैप होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम वैक्यूल्स से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का यहीं तक लेक्चर रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।